चलिए बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली पढ़े और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनेली हमने पढ़ ली। एक बार पता है, इतने नहीं होते, एक आध और भी होते हैं जो आपके लेवल पे आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सब चीज नहीं पढ़ लोगे क्या? आगे पढ़ाई नहीं करना है क्या? तो कुछ चीजें यहाँ नहीं बताई जाती है, इतना आपके लिए सफिशियंट है कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है। मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं, याद कीजिए मैंने क्या क्या बोला है, पूरा लिस्टिंग आपके सामने ला रहा हूँ। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल मैंने आपको पढ़ाया है। न्यूक्लियस पढ़ा दिया, बोलो। फिर मैंने न्यूक्लियस के बाद अगर सेल ऑर्गेनेली में पहले हम बात करें तो आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड पढ़ा दिया, यूं बोलो, प्लास्टिड पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको राइबोसोम पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको राइबोसोम के बाद क्या पढ़ाया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। बोलो, इतना चीज पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? इतना चीज पढ़ा दिया। अब यहां से जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है और ये खूब अच्छा क्वेश्चन होता है कि किस सेल ऑर्गेनेली में कितना मेम्ब्रेन है, ये खूब आता है। चलो मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। मेम्ब्रेन बताना है, डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन क्या, या फिर मेम्ब्रेन है ही नहीं, ऐसा कुछ बताना है। ठीक है, चलो अभिषेक, न्यूक्लियस में कितना मेम्ब्रेन? सर डबल मेम्ब्रेन। शिवानंद, प्लास्टिड में? नवीन, माइटोकॉन्ड्रिया? यस सर डबल। रीभा, राइबोसोम में? मेम्ब्रेन लेस होता है। इरहान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तुम बताओ जी, गोल्जी बॉडी? और कौन है? हर्ष, लाइसोसोम? सिंगल। और कौन बच गया, कौन आया आज क्लास? चलो रीवा, तुम ही बता दो लास्ट वाला, वैक्यूल। सिंगल मेम्ब्रेन। इसका मेम्ब्रेन का नाम बता सकते हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल का हाँ सर अभी बताया टोरोप्लास्ट। हाँ, टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसके, मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आपकी कॉपी में कहीं पे भी कोने में लिखा होना चाहिए, ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में और ये कोई रट नहीं सकता है। पता है, ये सवाल वही कर सकता है जो इन सारे सेल ऑर्गेनेली को डिटेल में पढ़ा होगा, वही ये इसका आंसर कर सकता है, सब नहीं कर पाएगा इसका आंसर। रट्टा मारने से थोड़ी ना हो जाएगा। अब जो हमारे से न्यूक्लियस पढ़ा समझ गया डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड समझ गया डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गया डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम जो पढ़ा है वो बोल ही रहा है जीरो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पढ़ा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग होता है जीरो, वैक्यूल सॉरी मतलब कि इसमें वन वन सॉरी वन वन, वैक्यूल वन, इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। कोई एक बच्चा बता सकता है? हाथ खड़ा करना, मैं पूछ लूंगा कि एक और ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस है। हाथ खड़ा करो, कौन बताना चाहेगा? मेम्ब्रेन लेस है, शिवानंद को बोलने दो। सेंट्रियोल, ठीक है, वो वैसे सेल ऑर्गेनेली के काउंट में नहीं आता है। और कोई दूसरा बताओ, अभिषेक बोलो। निकोलस। क्या फिर से बोलना? निकोलस तो और जिसमें यहां से बोलो, लाइसोसोम ठीक है, बनता है। न्यूक्लियोलस। याद करो, याद आया? उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर था, याद करो, और वो सेल ऑर्गेनेली माना जाता है। सेंट्रियोल का क्या है ना, सेंट्रियोल को आप सेल ऑर्गेनेली भी बोल सकते हो, अदरवाइज उसको बोलते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर। वो भी मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेम्ब्रेन लेस होता है वो, सच बात है, मेम्ब्रेन लेस होता है वो। ठीक है, तो ये डब्बा आपके नोट्स में 101% होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये रटने वाली चीजें नहीं है, मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी है, अब तब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें किसमें क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे, और अगला पड़ाव है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या होता है बच्चे सीलिया फ्लैजिला, ये बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वैसे नोट्स में है ये, जल्दी लीजिए, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए अब हमको पढ़ना है क्या, सीलिया
एंड फ्लैजिला। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में। आपका जो टेस्ट होने वाला है, जैसे ही सेल चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होगा आपका। स्टार्टिंग से मतलब कि जो सेल हिस्ट्री पढ़ाया था, सेल हिस्ट्री, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और उसके बाद जो बाकी के सेल ऑर्गेनली मैंने अभी पढ़ाया, जो काउंट किया मैंने, ये पूरा, ये लास्ट, और आज जो पढ़ाऊंगा और कल जो पढ़ाऊंगा, कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। परसों स्पेशल पॉइंट थोड़ा लेंगे, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आएगा आपके टेस्ट में, ये और कल तक जो पढ़ेंगे, सेल डिवीजन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले पढ़ाया उसका आप रिवीजन कर लो, और इस बार एक्सक्यूज कोई मत देना टेस्ट में नंबर कम आने के। देख लो आ गया डंडा, दो उधर से दो इधर, देख लो कितना बड़ा लाए हैं, देख लो। लड़का भी खड़ा है, अभी इसका एंटीबायोटिक दिखाते हैं, कितना कैसा एंटीबायोटिक बना है। टेबलेट देखोगे इसका, इसका टेबलेट देखना चाहोगे, ये देखो, देख लिए। अभी ये एंटीबायोटिक चलेगा इस पे क्लास खत्म होने के बाद। इसके पिताजी बोले इसके रोग का इलाज कर दीजिएगा सर, एंटीबायोटिक आप ही बना सकते हैं, इसके अभी इलाज होगा इसका। लड़का होमवर्क नहीं बनाता, 1 महीना पहले जेनेटिक्स का होमवर्क दिए थे, आज तक नहीं बनाया है। और घर में इसको कुत्ता खरीदने का मतलब कि चढ़ा है, कहाँ से जुनून पता नहीं, कुत्ता चाहिए इसको, वो भी विदेशी कुत्ता, ठीक है। देसी कुत्ता रोड पे ले जाके पाल ले, क्या दिक्कत है, इसको देसी कुत्ता पालना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है स्टार्ट कर दो। ये देख लो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देख लो, ऑफलाइन बुला के दूंगा एंटीबायोटिक, हाँ। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना पूरा 100% एफर्ट लगाओ, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हो। और अगर आप काम चोरी कर रहे हो तो उसी के लिए एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक रोग पे काम करता है, ऐसे नहीं, ऐसे रिएक्शन कर जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे में रिएक्शन कर जाएगा उल्टा। इसलिए अब जो पढ़ाई कर रहा है हम समझ जाएंगे कि पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। चलिए सीलिया फ्लैजिला पढ़ते हैं। क्या होता है सीलिया फ्लैजिला? देखिए ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री आप जानते हो, सेल मेम्ब्रेन। पहली बात, सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है दोनों में, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट में भी मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है, ठीक है। दोनों ही जगह मिलता है, अभी मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ। तो ये बनता कैसे है सीलिया फ्लैजिला? बच्चों मैं बताऊं, सेल के अंदर जहां सेंट्रियोल होता है ना, ये मान लीजिए कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, आप जानते हो। तो अगर और यूकैरियोटिक सेल है तो सेंट्रियोल भी होगा। तो सेल के अंदर जहां सेंट्रियोल होता है वहीं से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है मॉडिफाई होकर। देखिए इस सेंट्रियोल से ही एक स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊं, देखो थोड़ा बड़ा बनाऊं डायग्राम। ये मान लो सेल है, सेल मेम्ब्रेन उसका ये, ठीक है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये है वो जगह जहां पर सेंट्रियोल पेयर है। ये क्या है भैया, ये सेंट्रियोल पेयर है, सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में होता है, सेंट्रियोल पेयर है। बच्चों मैं बताऊं, सेंट्रियोल के आसपास फ्लूइड होता है, थोड़ा चिपचिपा, एमॉर्फस, एमॉर्फस समझते हो, एमॉर्फस समझते हो, एमॉर्फस नमक है ना आपका, नमक, उजला नमक घर में, वो एमॉर्फस है, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। और इस पूरी सब्सटेंसेस जो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं काइनोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, काइनोप्लाज्म। ये क्या है, एक प्रकार का एमॉर्फस सब्सटेंस है, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है। और ये सेंट्रियोल पेयर चूंकि वो जोड़े में है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोसोम, दोनों को मिला के, दोनों पेयर को मिला के बोलते हैं डिप्लोसोम। और इस सेंट्रियोल पेयर यानी डिप्लोसोम और काइनोप्लाज्म को एक साथ मिला के बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। मतलब ये पूरा इलाका सेंट्रोजोम। क्या यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है, ना है, कोई मेम्ब्रेन कहाँ है, नहीं है ना, मेम्ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सेंट्रियोल है, वो किस चीज का बना हुआ अभी आपको मैं दिखा दूंगा, माइक्रोट्यूबुल का बना हुआ है। उसके चारों ओर फ्लूइड है जो एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है थोड़ा सा, काइनोप्लाज्म। अच्छा, इस काइनोप्लाज्म को काइनोस्फीयर भी कह देते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ काइनोप्लाज्म को काइनोस्फीयर भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल पेयर को डिप्लोसोम कहते हैं, ठीक है, और दोनों को मिला के सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रियोल पेयर प्लस काइनोप्लाज्म इज सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में भी तो अंदर में माइक्रोट्यूबुल है क्योंकि अंदर में सेंट्रियोल पेयर है, ठीक है। अब होता क्या है, इसी से कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई होती है, इसी से, और मॉडिफाई होके
यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से बनता है। मैं और अच्छे से बनाऊं अगर तो इस टाइप से, सेल मेम्ब्रेन का जस्ट नीचे ऐसे प्लेट टाइप से, इस टाइप से, इसी से मॉडिफाई होकर बनता है। क्लियर? उसी से मॉडिफाई होकर बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसी से मॉडिफाई होकर बनता है। ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चे? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसल बॉडी से थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकलने की कोशिश करता है। बताइए ये स्ट्रक्चर अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ उभार निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सेल मेम्ब्रेन बताइए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऐसे उभरेगी पहले बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे उभरना स्टार्ट करेगी, राइट? तो यहाँ पे पहले एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से, लगभग ट्रायंगुलर होता है इसी टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट, रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बेसल बॉडी हो गया, ये रूट हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, यहां से स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन और बाहर निकलना चाहता है, ऐसे बाहर निकलता है ऐसे। ठीक है, बाहर निकलते चला जाता है। ठीक है, और ये वाला वो बाहर निकल गया ना, ये तो ये वाला मिटा दो, वो तो बाहर निकल गया ना सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये मतलब सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आउटग्रोथ हो गई। समझते चलिए ध्यान से। अब होता क्या है, सेल के अंदर आपको मैंने बताया है कई सारे साइटोस्केलेटल होते हैं, याद है? कई सारे साइटोस्केलेटल, कौन कौन? माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, याद आया? इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, माइक्रो फिलामेंट होते हैं। कुछ याद आ रहा है? ये सब अलग अलग प्रोटीन का बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक स्पेशल केराटिन फैमिली प्रोटीन का बना होता है, लेमिन प्रोटीन, याद आया? न्यूक्लियर लेमिना का अगर बात करें तो केराटिन फैमिली प्रोटीन का पूरा बना होता है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, याद आ रहा है कुछ? तो उसी में से जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, याद है? माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बता चुके हैं पहले। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर आके ऐसे अरेंज हो जाते हैं एक खास मैनर में, वो अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से अरेंज होता है। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है जिसमें केवल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है, दिख रहा है ना? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम या एक्सोनीमा। और इन दोनों को मिलाकर एक साथ, किसको? सेल मेम्ब्रेन और एक्सोनीम को जो बाहर निकला है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग साफ्ट। क्या बोलते हैं? साफ्ट। कई बार ये साफ्ट कई मतलब बहुत बड़ा हो जाता है तो स्ट्रक्चर कहलाता है सीलिया, और कई बार ये काफी छोटा रह जाता है तो उसको बोलते हैं सीलिया। ये फ्लेज बड़ा हो गया तो सीलिया, छोटा हो गया तो सीलिया। क्या हुआ? वही तो बोल रहे हैं, बड़ा हो गया तो छोटा रहा तो सीलिया और बड़ा तो छोटा हो गया। फ्लैजिला। मतलब बड़ा, देखो ट्रिक बताते हैं इसका, बड़ा लेटर है तो सीलिया, छोटा लेटर है तो फ्लैजिला। ठीक है, यहाँ देखो छोटा लेटर तो ये स्मॉल, लो लिख देता हूं मैं, ठीक है, और ये लार्ज। छोटा लेटर है तो सीलिया स्मॉल, बड़ा लेटर है तो फ्लैजिला। तो अगर ये शाफ्ट काफी बड़ा हो गया तो वो वही स्ट्रक्चर, सेम 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 स्ट्रक्चर, अगर बहुत बड़ा हो गया तो फ्लैजिला, और छोटा रह गया तो सीलिया। अगर सीलिया होगा तो ऐसे कई सारे सीलिया निकलेंगे यहाँ से, और अगर फ्लैजिला होगा तो इन जनरल एक आध ही निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते, नंबर में कम होते। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि सीलिया और फ्लैजिला क्या है, तो आप बोलोगे कि मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट, और उसके बेस पे होता है रूट, और उसके नीचे होता है बेसल बॉडी। अब कई सारे बुक में रूट का पोजीशन ऊपर नीचे में डिफरेंसेस आता है। कुल मिला के आप ये समझो, बेसल बॉडी ही वो चीज है जहां से चीजें ओरिजिनेट हुई, और रूट क्या है? इस बेसल बॉडी को स्टेबिलिटी दे रहा है। रूट बेसल बॉडी को स्टेबिलिटी दे रहा है, तो इसलिए कई लोग उसको नीचे में भी दिखा देते हैं, यहाँ पे रूट। एक्चुअल में क्या है, सीधा ही समझो कि रूट वो स्ट्रक्चर है जो बेसल बॉडी को स्टेबिलिटी दे रहा है, और वही रूट नाम ही होता है। रूट, रूट मतलब क्या? मतलब एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर, और क्या। और बेसल बॉडी वो चीज है जो इस जो सेंट्रोजोम है इससे मॉडिफाई होकर बनी है, और उससे ओरिजिनेट हुआ शाफ्ट, और शाफ्ट के बीच का वो पोर्शन जिसमें केवल माइक्रोट्यूब्यूल गुलाबी कलर के, वो है एक्सोनीमा। मतलब एक्सोनीमा में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन शाफ्ट में सेल मेम्ब्रेन एक्सोनीमा दोनों है। तो बोलिए बात सभी को क्लियर है? शाफ्ट, अगर इसके केस में, सीलिया के केस में, शाफ्ट को सिलियरी बॉडी कह देते हैं।
सिलियरी बॉडी शाफ्ट के केस में, जो शाफ्ट होता है ना, तो सीलिया में शाफ्ट होता है, उसको सिलियरी बॉडी कह देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस बेसल बॉडी को और भी कई नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से, जैसे बेसोप्लास्ट, इस नाम से भी जानते हैं, बेसोप्लास्ट। ठीक है, और भी कई सारे नाम है इसके, कुल मिला के वो सब बेसल बॉडी ही है। ये नाम पॉपुलर है, बेसल बॉडी, रूट, एक्सोनीम, सेल मेम्ब्रेन और इन दोनों को मिला के साथ। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये समझ में आ गया होगा कि क्या है सिलिया और क्या है फ्लैजिला। मेम्ब्रेन के ही, और मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है। अब चक्कर ये पड़ता है, बच्चा सोच रहा होगा सर प्रोकैरियोट में तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। बात तो सही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, प्रोकैरियोट का जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, यूकैरियोट के सीलिया और फ्लैजिला से स्ट्रक्चरली अलग होता है। वहां पे प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होता है। और वहां पर उसका स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है वो भी अलग होता है, ऐसा नहीं होता है जैसा मैं अभी पढ़ाऊंगा। मैं आपको यूकैरियोट के सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आज पढ़ाने वाला हूँ, यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट का हम लोग पढ़ेंगे वहां मोनेरा में, वो भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, केवल ये देखेंगे कि यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट है अरेंजमेंट। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये प्रेजेंट दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोट, बट ऐसा लिख लेंगे आप, प्रोकैरियोटिक cilia and flagella are structurally different, structurally different। किससे डिफरेंट? फ्रॉम यूकैरियोटिक cilia and flagella, यूकैरियोटिक cilia flagella से अलग होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, शायद ये पॉइंट्स नोट्स में नहीं है। तो आप बोलोगे सर कैसे डिफरेंट होता है, तो वो आपको मैं जब प्रोकैरियोट पढ़ाऊंगा मोनेरा में, तो वहां पे आपको बता दूंगा कि देखो ये यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या है कि हम ये जो सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोट में मिलते हैं उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आप तो समझ ही चुके हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस तो समझ ही चुके हैं, सबसे नीचे बेसल बॉडी, उसके बाद ये रूट होगा थोड़ा सा, और उसके बाद वो शाफ्ट। हम लोग पता है क्या करने वाले हैं अभी, इस शाफ्ट रीजन को काट के, इसको काट के इसका ट्रांसफर सेक्शन का स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उसका ट्रांसफर सेक्शन का स्टडी। ऐसे मान लिया देखिए ये है आपके सामने, है ना, ये देख रहे हो, ये मान लो शाफ्ट रीजन है, तो इसको मैं काटूंगा, तो उसको आगे से ऐसे देखो, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे काटूं और उसको इधर इधर ट्रांसफर सेक्शन का व्यू दिखाना चाहूं, तो वो ऐसे दिखेगा आपको, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। तो आगे का जो व्यू दिखेगा वही अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मतलब अब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ शाफ्ट रीजन ऑफ सीलिया फ्लैजिला, वो भी किसका? यूकैरियोट का, नॉट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का ट्रांसफर सेक्शन हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अरे चलें, ये समझिए, मतलब कि बताइए पहले सभी को, ये समझ में आ गया ना कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, कैसे बनता है। सेल मेम्ब्रेन बाहर निकलती है, उसी में माइक्रोट्यूब्यूल घुस जाता है और वो अरेंज हो जाता है, और वही सीलिया फ्लैजिला है। काम क्या हुआ अभी आपको मैं बता दूंगा, मूवमेंट में काम आता है। ठीक है, सब बात बता दूंगा। सीलिया फ्लैजिला है क्या पहले बोले, ये समझ में आ गया सभी को? हाथ खड़ा कीजिए एक बार जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शाफ्ट रीजन, मतलब टीएस ऑफ शाफ्ट रीजन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, आपको घर पे बना के प्रैक्टिस करना है, फिर कभी गलत नहीं होगा। फिगर, किस चीज का फिगर बन रहा है भाई? ये बन रहा है आपका टीएस ऑफ शाफ्ट रीजन ऑफ, चलिए बोलिए, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। बच्चे सोच रहे होंगे सर सीलिया फ्लैजिला दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है क्या? हाँ, इंटरनली एक जैसे होते हैं। एक्सटर्नली अगर छोटा हुआ तो सीलिया, बड़ा हो गया तो फ्लैजिला। एक्सटर्नली थोड़ा डिफरेंट है साइज में, वो भी। इंटरनली दोनों एक ही जैसे होते हैं, एकदम एक जैसे, एकदम एक जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा है तो शिवानंद बताओ सबसे बाहर क्या दिखेगा, जल्दी बोलो। सबसे बाहर क्या दिखेगा ट्रांसफर सेक्शन में? सेल मेम्ब्रेन। हाँ,
तो अगर ये आपने, मैंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये हेड लाइक प्रोजेक्शन है, तो अगर इसको आप काटोगे तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल, राइट। तो वो देखो यहाँ मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या ये सेल मेम्ब्रेन है। आप ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या है भैया, सेल मेम्ब्रेन है। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, मतलब हम लोग सॉफ्ट रीजन में जो एक्सोनीम है उसका अंदर का पार्ट अब देखने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा याद करो, मैंने आपको बोला था कि एक माइक्रोट्यूब्यूल इस टाइप से होता है, याद आया, एक माइक्रोट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। जो बच्चे नए हैं वो आप देखेंगे जब साइटोस्केलेटन का लेक्चर हमारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और इसमें ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, ऐसे 13 इस टाइप से, तब जाके ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, 13 प्रोटोफिलामेंट मिला के। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ऐसे ऐसे 9 गो माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे, पेरीफेरी पे। नंबर लिख दो मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 गो अलग अलग जगह पे किनारे किनारे अरेंज होंगे, क्या, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर, क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। और वो आप ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए, ये अगर ऐसे है तो इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर 13 गो ऐसा ऐसा रॉड, मतलब कि ऐसा ऐसा जो प्रोटोफिलामेंट है, यूं बोलो, जो होलो स्ट्रक्चर होता है, रॉड नहीं सिलेंडर बोलो, सिलेंडर, ऐसा ऐसा 13 सिलेंडर इसके अंदर अरेंज हो जाएगा। तो अब आप उसको ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो उसका केवल ओपनिंग दिखेगा ना आपको, ऐसा गुलका, ऐसा गुलका, ऐसा दिखेगा केवल चूड़ी जैसा। तो वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ 13 गो, सर 9 गो, 9 गो, कितना, 9 गो, ये एक नंबर था। चलिए 9 गो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये क्या है, 9 गो, ये क्या है, 9 गो माइक्रोट्यूब्यूल है। अब मैं बताऊं बच्चों, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक और माइक्रोट्यूब्यूल से अरेंज होते हैं, अपने जस्ट पड़ोसी वाले से, लेकिन वो होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो उसका भी ओपनिंग दिखेगा आपको ऐसे ऐसे, मतलब ये आउटर वाले हो गए। अब देखिए ऐसे, एक और इससे अटैच दिख रहा है आपको, देखिए दिख रहा है, दिखा, इस टाइप से, इसका अंदर वाला इस टाइप से, इसका अंदर वाला इस टाइप से, इसका अंदर वाला माइक्रोट्यूब्यूल इस टाइप से। ये क्या माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके ओपनिंग दिख रहे हैं आपको, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये अगला माइक्रोट्यूब्यूल अंदर वाला, ये अगला माइक्रोट्यूब्यूल अंदर वाला, ये अगला माइक्रोट्यूब्यूल अंदर वाला, और ये अगला माइक्रोट्यूब्यूल अंदर वाला। ये क्या है, सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल है, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बोलना चाहूँ, तो बताओ बच्चे इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, अभिषेक जल्दी बोलो। सर 2। 2। तो क्या मैं उसका नाम दे सकता हूँ ए, और क्या मैं उसका नाम दे सकता हूँ बी, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो क्या इन दोनों को मिलाकर डबलेट बोला जा सकता है, अरे बोलो, डबलेट बोला जा सकता है, डबलेट। ये डबलेट क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल आउटर और इनर, और ये डबलेट कहाँ है इस पूरे स्ट्रक्चर में, सेंटर पे या किनारे पे, जल्दी बोलो, किनारे पे। तो क्या आप इसको बोलोगे डबलेट पेरीफेरल, डबलेट मतलब क्या, जोड़े में एक साथ है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, किनारे किनारे है, तो इसको डबलेट पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बोला। किसी को कोई आपत्ति, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, क्लियर। क्या ऐसा ऐसा एक डबलेट है, नहीं यार, ऐसे कई सारे ए हैं, यहाँ देखो, ए ए ए ए ए ए ए ए, ये क्या है, जल्दी बोलो, बी 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 बी, भगवान न करे इतना बी किसी को मिले, एक ही तो संभलता नहीं है इस लोगों से। ये सारे बी हैं और ये सारे ए हैं, और ये क्या है पता है, ये डबलेट है। ये क्या है, डबल, अच्छा क्या है ये ए और बी क्या है,
माइक्रोट्यूब्यूल है जो आपको ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे डबलेट हैं? कई सारे हैं। तो बताओ, अगर आप यहाँ पे काउंटिंग करोगे, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, अगर आप काउंटिंग करोगे, जल्दी बोलो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए? 9 डबलेट है ना जी। तो 9 और डबलेट है, तो हर डबलेट में 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल, 9 × 2 यानी कि 18 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो। क्लियर? अब सेंटर पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ध्यान से देखो, सेंटर पे ये देखो, गौर से देखना, 1 और 2 सेंटर पे है, सेल के सेंटर पे है ना। लेकिन क्या ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे से अटैच्ड हैं क्या डायरेक्टली? नहीं, नहीं है ना। इसका मतलब ये सिंगलेट सिंगलेट है। आप इसको नंबर दे सकते हैं 1, ऐसे C1 और C2 अलग अलग है ना। सेंट्रल 1, सेंट्रल 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। हाँ, लेकिन एक खास प्रोटीन से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है ऐसे। लेकिन दोनों ऐसा नहीं कि डबलेट फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, इसके बारे में क्या लिखोगे? सिंगलेट। ये भी क्या है? सिंगलेट। 2 को सिंगलेट है, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो बताओ सिंगलेट कितने हो गए? जल्दी बोलो। सिंगलेट 2, 2 × 1 2, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए? 20। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में 20 माइक्रोट्यूब्यूल। और वो कैसे अरेंज है उसके ट्रांसफर सेक्शन में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखना, एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन का ही शीट होता है, चादर होता है, जो इस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को ऐसे ऐसे घेर लेती है। इस टाइप से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को ऐसे करके घेर लेती है। सेंटर पे जो उसको ऐसे करके क्या करती है? घेर लेती है। प्रोटीन का ही बने होता है, सारे स्ट्रक्चर यहाँ प्रोटीन का ही है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? सेंट्रल शीथ कहते हैं, जो उसको क्या कर ली? घेर ली। ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, ये हवा में रहेगा का? ए बी हवा में है? नहीं, अब बता रहा हूं क्या। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है नेक्सिन प्रोटीन। वो बनाता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और वो क्या करता है? ध्यान से देखना, ये एक डबलेट, डबलेट नंबर 1, डबलेट नंबर 2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो क्या करता है? वो नेक्सिन प्रोटीन। क्या नाम है? नेक्सिन प्रोटीन। क्या नाम है? फिर से बोलो, नेक्सिन प्रोटीन। वो क्या करता है? एक डबलेट के आउटर माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे एडजेसेंट डबलेट के इनर माइक्रोट्यूब्यूल से इस कदर जोड़ देता है। समझ रहे हो? जैसे अब इस वाले का आउटर, अगले वाला का इनर, ऐसे। इस वाले का आउटर, अगले वाले का इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर। समझ रहे हो कैसा बना रहा हूं मैं? अब लड़कियों को डायग्राम अच्छा लग रहा होगा, वाह गजब डिजाइनदार लग रहा है। अरे डिजाइनदार एग्जाम में आएगा, डिजाइनदार मेहंदी नहीं बना रहे हैं, एग्जाम में आता है। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का सीलिया फ्लैजिला के सॉफ्ट रीजन में अरेंजमेंट है, मेहंदी नहीं है। मेहंदी का डिजाइन हाथ में बना लेंगे सावन में, बना लीजिए, याद हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये साइड साइड क्या है? डबलेट, और सेंटर पे सिंगलेट। तो डबलेट आपस में कैसे अरेंज होते हैं? जल्दी बोलिए। इस लिंकर को ध्यान से देखिए, क्या इस लिंकर को आप इंटर डबलेट लिंकर बोलिएगा या लिंकेज? जल्दी बोलिए। मतलब 2 डबलेट को जोड़ने वाला है क्या बच्चे? आप इस इंटर डबलेट लिंकेज को ए बी लिंकर बोल सकते हैं। अरे बोलो यार, ए बी लिंकर, ए बी को जोड़ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, कल को यदि मैं ए और बी का नाम बदल दूं, बी को बाहर कर दूं, ए को अंदर कर दूं, तो क्या दिक्कत है? नाम ही तो है। तो फिर क्या कहलाएगा? बी ए लिंकर। अच्छा ये ए बी लिंकर क्यों ज्यादा सही है, बी ए लिंकर अभी अभी क्यों नहीं ज्यादा सही है? ये बता रहा है कि बाहर और अंदर वाले को जोड़ा जा रहा है, मतलब पहले वाले का बाहर, दूसरे वाले का अंदर। और ये ए बी लिंकर है, इंटर डबलेट लिंकर लिंकेज। बी बी लिंकर नहीं होगा, ए लिंकर नहीं होगा, ए बी लिंकर होगा। इंटर डबलेट लिंकेज इज ए बी लिंकर, बी बी लिंकर नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। ए लिंकर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ए बी लिंकर है। तो बोले सभी को समझ में आए ए बी लिंकर कितने हैं? जल्दी बोलो। मतलब ए बी लिंकर क्या होता है ये समझ में आया? ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ए बी लिंकर क्या होता है? चलो
सब लोग ध्यान से चित्र देख के चैट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने एबी लिंकर हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से चैट में कितने एबी लिंकर हैं जल्दी। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए कितने एबी लिंकर हैं यहाँ पे, काउंट कर लीजिए आप। अरे फटाफट कीजिए, 3 ही लोगों का जवाब आया अभी तक। बाकी लोग सो गए हैं क्या? हाँ अब आ रहा है। हर्ष हर्ष मीटिंग में नहीं है। नहीं है मीटिंग में। रिभा कितने लिंकर हैं यहाँ एबी लिंकर? सर 9। नहीं आता है लिखने के लिए क्या? नो सर। 9 है, ये जवाब सही है। ठीक है, 9 इंटर डबलेट लिंकेज है। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये एबी लिंकर समझ में आ गया, वो आपस में सारे किनारे वाले अरेंज हो गए, सेंटर वाले बीच में हवा में कैसे खड़े हैं? तो ध्यान रहे बच्चे, जो ये अंदर वाला है, अब देखो मैंने यहाँ इस डायग्राम में अंदर वाले को बी लिखा है, बाहर वाले को लिखा है। तुम्हारे नोट्स में शायद उल्टा है, अंदर वाले को ए, बाहर वाले को बी लिखा है। इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है तो ए बी लिंकर है ना। तो ये जो अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ना, अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से खास प्रकार का रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। अच्छा, ये किस प्रोटीन का बना होता है? ये नेक्सिन प्रोटीन। किसका? नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब देखो, जो ये अंदर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल है, हर डबलेट में वहां से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला, स्पॉक लाइक, जैसे साइकिल में स्पॉक नहीं होता, और वह निकल के ये सीथ से कनेक्ट हो गया ऐसे। रेडियल स्पोक, 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 रेडियल स्पोक। ये क्या है जल्दी बोलिए? ये भी प्रोटीन का बने हुए हैं, रेडियल स्पोक। जल्दी से सारे लोग बोलिए रेडियल स्पोक कितने हैं जल्दी? कितने हैं रिभा रेडियल स्पोक? सर 9। 9। सभी लोग का जवाब सही है, 9। क्योंकि देखो 9 डबलेट है और 9 डबलेट से एक एक रेडियल स्पोक इनर माइक्रोट्यूब्यूल से निकला है, तो 9 रेडियल स्पोक है। क्या काम है उसका? डबलेट को सिंगलेट के सीथ से जोड़ना, डायरेक्ट सिंगलेट से नहीं, उसके जो चादर है उससे जोड़ देना। ये जो सीथ है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। अच्छा, इस लाल वाले को आप क्या बोलेगा जल्दी बोलिए? इंटर सिंगलेट ब्रिज बोलिएगा, इसको सेंट्रल ब्रिज भी कह देते हैं। सेंट्रल ब्रिज जोड़ रहा है ना दोनों सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल को, इसलिए इसको सेंट्रल ब्रिज कह देते हैं। क्लियर? अब क्या है सर, इसमें और कुछ भी होता है क्या? हाँ होता है, और मैं बता रहा हूँ वो क्या होता है। उसको मैं कहाँ पे दिखाऊं, कहाँ पे दिखाऊं, कहाँ पे दिखाऊं? इस कलर से दिखाता हूँ, ठीक है? चलो इससे दिखाता हूँ। वो होता है जहां पे से रेडियल स्पोक निकला है, उसके बगल से और भी कई सारा स्ट्रक्चर निकला होता है, ये भी प्रोटीन का ही बना होता है। देख पा रहे हो? इनर माइक्रोट्यूब्यूल से ही ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, देख रहे हो? मैं 4 नहीं 4 बना रहा हूँ, 4 ही नहीं कई सारे होते हैं ऐसे, देख रहे हो? अरे देख रहे हो, जहां से रेडियल स्पोक निकलता है वहीं से स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इनर माइक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होता है, इस टाइप से इनर माइक्रोट्यूब्यूल से ही ओरिजिनेट होता है, और ये भी एक खास प्रोटीन का बना होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायनीन आर्म। याद आया? डायनीन एक प्रोटीन होता है और ये आर्म जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे लग रहा है बाजू बाहर निकला हो, उस टाइप का, इसलिए इसको बोला डायनीन आर्म। पता है इसके पास क्या होता है? एटीपेज एक्टिविटी होता है। मतलब इसके पास एक एंजाइम होता है एटीपेज, जो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाल सकता है। और अगर एनर्जी आएगा तो ये क्या करेगा? डायनीन आर्म, जैसे यहाँ पे एनर्जी आएगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी मिलेगा, तो ये डायनीन आर्म क्या करेगा? मूवमेंट शो करेगा, मतलब ऐसे से हिलेगा। उसकी वजह से ये पूरे स्ट्रक्चर में हलचल आएगा। उसकी वजह से पूरा जो सीलिया आप देख रहे हो या फ्लैजिला देख रहे हो वो हिलेगा।
उसकी वजह से होगा मूवमेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में। कुल मिला के आप यूं समझो, ये जो डायनिन आर्म है इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होता है, ये एटीपी को तोड़ता है। अच्छा, डायनिन आर्म का नंबर फिक्स नहीं है, डायनिन आर्म का नंबर फिक्स नहीं होता है, ये निकलता कहां से है, इनर माइक्रोट्यूब्यूल से निकला होता है डायनिन आर्म। जनरली दो निकला होता है दोनों तरफ, वैसे नंबर फिक्स नहीं होता, ठीक है, डायनिन आर्म। और ये एटीपी को तोड़ के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये काम है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायनिन आर्म मसल के किस स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। तो जिस दिन मैं आपको मसल पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन हेड होता है वहां, मायोसिन आर्म। मायोसिन हेड पे भी सेम फिनोमिना होता है, एटीपीज एक्टिविटी होता है, एटीपीज एंजाइम होता है, एटीपी टूटता है तो मायोसिन हेड में हलचल होता है, उसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मैं आपको बस अभी इतना याद दिला रहा हूं, उस टाइम फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि डायनिन आर्म जैसा काम करता है सीलिया फ्लैजिला में, ऐसा ही काम करता है मसल के अंदर कौन, वो मायोसिन आर्म, जिसको बोलते हैं मायोसिन हेड। ये था आपका टीएस ऑफ सॉफ्ट रीजन ऑफ यूकैरियोटिक सिलिया एंड फ्लैजिला। बोलिए सभी को क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी 1 2 3 क्लिक लीजिए, 1 2 3 क्लिक। सारे पॉइंट्स वैसे नोट्स में लिखे हुए हैं, बस ये पॉइंट्स आपको ऐड कर लेना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, चलिए हो गया। अब हम आपसे नए मीटिंग में बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी से आप इसको देख लीजिए, फिर मिलते हैं नए मीटिंग में।